2026 के पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2026 को रामसर साइट्स ने भारत में सेंचुरी लगा दिया है। यानी कि 5 जून 2026 को भारत में रामसर साइट्स की संख्या 100 हो गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी यानी कि सुरहा ताल को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। 2025 में भी करीब 11 साइट्स को रामसर साइट्स में इंडिया से शामिल किया गया था, जिसमें बिहार से 3 थे। एक गोकुल, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 गोगाबिल। 2026 में भी अब तक इसके पहले सुरहा ताल के पहले 3 साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया था, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश से थे, पटना बर्ड सेंचुरी और शेखा झील बर्ड सेंचुरी, और एक गुजरात से है, छारी धांड बर्ड सेंचुरी। तो अब तक 100 रामसर साइट्स इंडिया में हो चुके हैं। आप अगर इसका लोकेशन देखना चाहेंगे तो ये बिहार जो आपको दिख रहा है, ये बिहार के बगल में ही यही बलिया जिला है, और बलिया जिले में ये सुरहा ताल है। आप एक सिंबॉलिक इसका फोटो भी देख सकते हैं, जो कि एक व्यू देता है। ये जो सुरहा ताल है, ये करीब करीब 34 स्क्वायर किलोमीटर का एक ओवल शेप ऑक्सबो लेक है। ये अगर बाय नेचर कहिएगा तो ये एक इम्पैक्ट क्रेटर है, जो कि किसी बॉडी के, जो सेलेस्टियल बॉडी या जो आकाशीय जो पिंड होता है, उसके टकराने से बना हुआ है, ऐसा माना जाता है, जो इसका शेप है और जो वैज्ञानिकों ने बताया है। इसके निर्माण में गंगा और सरयू नदी जो है, उसका भी जो बहाव है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इस ताल का इम्पोर्टेंस अधिक है, क्योंकि एक तो इसके नीचे जो मिट्टी है, जो सॉइल है और जो सेडिमेंट्स हैं, उनका स्टडी क्लाइमेट चेंज को जानने के लिए, उसके प्रोसेस को जानने के लिए कि हजारों साल से कैसे कैसे चेंज हुआ है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। यह ताल जो है वो विभिन्न प्रकार की मछलियों का आश्रय है और स्थानीय मछुआरों की आजीविका भी है। यह साइबेरियन पक्षी के लिए भी आश्रय स्थल का काम करता है, और इको टूरिज्म के अनुसार ये सिंचाई और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करने का एक स्रोत है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के एग्रीकल्चरल सिनेरियो को भी सपोर्ट करता है। जो रामसर साइट्स किसी भी वेटलैंड को अलॉट किए जाते हैं, वो एक स्टेटस जो अलॉट किया जाता है, वो हमको पता है कि रामसर साइट्स यानी कि रामसर कन्वेंशन पर आधारित है। रामसर ईरान में एक जगह है जहां पर कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था, और यहीं पर 2 फरवरी को ही इस पर साइन किया गया था। इस दिन को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रामसर कन्वेंशन 21 दिसंबर 1975 से लागू हुआ था, और इस पर 172 कंट्रीज जो हैं इसके सिग्नेटरीज हैं। इंडिया इसमें 1982 में शामिल हुआ, और उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव को उस समय इसमें नॉमिनेट किया गया था, वो शामिल किया गया था। तो हम लोग यहाँ पर रामसर साइट्स की डिफिनीशन को देखना चाहेंगे कि आखिर किस तरह के साइट्स को इसमें शामिल किया जाता है। तो एक तो वो मार्सी लैंड होना चाहिए, या फिर वो दलदल टाइप का एक लैंड होना चाहिए, या फिर पीट लैंड जो है उस तरह का होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो।
परमानेंट बॉडी हो या टेम्परेरी बॉडी हो। और ये अगर फ्रेश वाटर का भी है या खारा पानी का भी है तो भी इसमें शामिल हो सकता है। और एक और चीज कि समुद्री जो मैरीन वाटर है उसका भी उसके भी किसी पार्ट को शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसकी उसका जो डेप्थ है, ठीक है ना, वो लो टाइड के समय 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये रामसर साइट्स का डिफिनीशन है और इस डिफिनीशन के आधार पर ही किसी भी साइट को इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि भारत सरकार आर्द्र भूमि को जो डिफाइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें जो कैनाल्स हैं या धान के खेत हैं या ऐसा क्षेत्र जहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके लिए जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स जो 2017 में बनाया गया था उसमें भी इस बात को शामिल किया गया है। एक्चुअली किसी भी साइट को रामसर साइट्स में इंक्लूड करने का कुछ कारण होता है जिस पर हम ये विचार करते हैं। तीन मुख्य कारण इसके नजर आते हैं, तीन पर्पस जो है ऑब्जेक्टिव नजर आते हैं। एक तो कि जो भी ऐसा साइट है उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का साइट घोषित करके उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब जैसे कि भारत में ये जो 100 साइट्स हैं तो इनको इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का वेटलैंड घोषित किया गया है, न केवल स्टेट लेवल और इंडिया लेवल पर। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया कि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक सिग्निफिकेंट वेटलैंड साइट घोषित करना, एक पर्पस ये हो गया। दूसरा पर्पस है कि किसी भी देश के अंदर जो भी वेटलैंड है, कभी कभी हम लोग मिसयूज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उनका जो है एक माइंडफुल यूटिलाइजेशन किया जाए जो कि वो बचा रहे आगे के पीढ़ी के लिए, आगे के जनरेशन के लिए। और जो भी वेटलैंड्स हैं उस पर जो प्रवासी प्रजातियां हैं या और भी उसके जो बेनिफिट्स हैं उस पर एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके। ऐसे तो पूरे वेटलैंड का ही हमारे पूरे विश्व में काफी सिग्निफिकेंस है। एक तो ये इकोसिस्टम पर भी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो लैंड है और जो वाटर बॉडीज हैं, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसके बीच में एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम का ये काम करता है। इसमें एक तो है कि जो सीजन के अनुसार भी पानी जमा होता है और जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं या फिर जीव जंतु हैं जो भी हैं उनके लाइफ को ये सपोर्ट करता है। ये ऐसे भी एक डाइवर्सिटी को ये बढ़ावा देता है। हालांकि वेटलैंड जो है पूरे अर्थ का 6% ही केवल है। हालांकि फिर भी यह प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके स्पेसीज में से करीब 40% को ये अपने में समाहित करता है, आवास देता है उनको और उनके लिए प्रजनन स्थल के रूप में काम करता है। ये करीब करीब 60% लोगों को साइक्लोन्स और जो स्टॉर्म्स आता है उससे भी ये बचाव करता है। वेटलैंड हमको, जो ह्यूमन स्पेसीज हैं हम लोग, उसको खाने के लिए भी या जानवरों के चारे के रूप में, चारा के रूप में भी काफी सपोर्ट करता है। कई प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, अ, यहाँ पर कई प्रकार की मछलियां होती हैं और ये नेचर के लिए एक स्पॉन्ज टाइप का काम करता है जो कि ये पानी के जो मतलब जो रेन होता है उसके पानी को ये एब्जॉर्ब करके भी बाढ़ के खतरा को कम करता है। हम लोग जो कार्बन सिंक की बात करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, तो जो कार्बन सिंक की बात करते हैं और कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये एक नेचुरल इतना बड़ा कार्बन सिंक है कि अगर हम मैन मेड लेवल पर अगर हम इसको अचीव करना चाहें
कि अगर हम इसको मैन मेड लेवल पर अगर अचीव करना चाहें तो शायद ये नहीं हो पाए। तो इसके लिए ये काम करता है। एक्चुअली वेटलैंड्स को अर्थ का किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको छानता है और पानी को शुद्ध करके पानी की क्वालिटी को मेंटेन करता है। तो इसको जो है अर्थ का किडनी भी कहा जाता है। तो वेटलैंड्स पर और जो हमारे रामसर साइट्स जो हैं जो इंडिया में, उस पर आज इतना ही। थैंक यू।